So hello students, welcome to Science Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the fifth part of your first biology chapter, which name is life processes or just life process. Student, आज हम लोग अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लोग टोटल 4 पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और ये पांचवें पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हाँ आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग अपने चौथे पार्ट में लास्ट क्या पढ़े थे। ठीक है, इस चौथे पार्ट को पढ़ने के बाद ही हम लोग अब आगे अपना पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको कोई भी हम पार्ट स्टार्ट करने से पहले उसके प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़े हैं वो चीज़ हम इसलिए बता देते हैं ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि आप कहाँ तक अप टू डेट हो और कहाँ से आपको क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट जो क्लास था हम लोग का, यानी कि लास्ट जो पार्ट था हम लोग का पार्ट 4, इस पार्ट 4 में हम लोग अपने कुछ फोटोसिंथेसिस से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़े थे कि हमारे फोटोसिंथेसिस में जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस तरीके से हमारे स्टोमाटा के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। फिर हम लोग बात किए थे कि वाटर जो है ये किस तरीके से हमारे जाइलम ट्यूब के माध्यम से ये आपका कैसे हमारे लीफ के अंदर आपका एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर हम लोग बात किए थे अपने फोटोसिंथेसिस के साइट के बारे में कि हमारे फोटोसिंथेसिस जो हैं वो किस जगह पे होते हैं। फोटोसिंथेसिस का साइट जो है वो कहाँ होता है, इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग बात किए थे। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात किए थे जिसने हम लोग बहुत कुछ जाने थे। हम लोग क्लोरोफिल के भी बारे में जाने थे, क्लोरोफिल के बारे में जाने थे और यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग पेलिसेड टिश्यू या हम लोग मेसोफिल सेल के बारे में भी बात किए थे। ठीक है, तो ये सारी चर्चा जो है वो हमारे पार्ट 4 में हुई थी और पार्ट 4 में हम लोग स्टार्ट किए थे अपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, और फिर हमारे एनिमल्स में न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रकार से कैसे होता है। अब यहीं से हम लोग अपने पार्ट 5 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन ये बेसिकली 5 स्टेप में होते हैं, 5 स्टेजेस में होते हैं या 5 स्टेप में होते हैं। और ये जो आपका 5 स्टेप है उनमें सबसे पहला होगा इंजेशन। इंजेशन का जो स्टेप या स्टेज है ये हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन का सबसे पहला आपका स्टेप होगा। दूसरा होगा डाइजेशन, तीसरा होगा एब्जॉर्प्शन, चौथा होगा एसिमिलेशन और पांचवा होगा इजेशन। पांचवा होगा आपका इजेशन। ये 5 आपके स्टेप्स हैं। और देखिए, इन 5 स्टेप्स को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अभी हम इन 5 स्टेप्स के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 स्टेप को हम कहते क्या हैं, आप बस इतना समझ लो कि ये जो हमारा 5वां पार्ट आज रहेगा इसमें हम लोग इस 5 स्टेप का जो 2 लाइन जो बेसिक है इनके वर्ड को समझने के लिए कि आखिर में इंजेशन होता क्या है, डाइजेशन होता क्या है, एब्जॉर्प्शन होता क्या है, तो इनके वर्ड्स को समझने के लिए हम लोग एक बेसिक नॉलेज लेंगे, फिर दोबारा इनके डिटेल स्टडी को हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपने पहले स्टेप के बारे में। ये जो हमारा न्यूट्रिशन है एनिमल्स में, इनमें सबसे पहला है स्टेप इंजेशन। इंजेशन के फर्स्ट में ही लगा है आई एन का मतलब कि समथिंग जो कि हमारा अंदर की तरफ आए। तो इंजेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, किसी फूड मटेरियल को अपने बॉडी में क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लाते हैं, हम लोग अपने बॉडी के अंदर डालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। अब ये जो फूड है हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाने के बाद वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिस फॉर्म में हमको वहां से क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। और उस एनर्जी को हम लोग अपने ग्रोथ के लिए, अपने स्टडी के लिए, अपने मेंटल वर्क के लिए, अपने बॉडी के फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एकदम आम भाषा में बोला जाए कि व्हाट इज इंजेशन, तो ईटिंग ऑफ फूड, यानी जो हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, फूड को अपने बॉडी में डालते हैं, अपने हैंड का यूज करके, माउथ का यूज करके, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अपना अपना क्या होता है, इंजेशन करने का तरीका होता है। वो लोग अपने इंजेशन के तरीके का यूज करके जो फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि वो फूड उनके अंदर जाके और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा हमारा स्टेप होगा वो होता है डाइजेशन का।
अब डाइजेशन को समझने के लिए पहले आप कुछ बात समझिए, डाइजेशन का यूज क्यों पड़ा। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे आपके एनिमल्स होते हैं जो आपके बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, इनसॉल्युबल फूड मटेरियल को, लार्ज साइज फूड मटेरियल को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, वो लोग खाते हैं। ठीक है, वो ऐसे फॉर्म को खाते हैं, वो ऐसे तरीके, फूड के तरीके को खाते हैं जहां से एनर्जी निकलना असंभव है। वो इतना ना ज्यादा हार्ड होता है, इतना ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है कि वहां से एनर्जी नहीं निकल सकता है, वहां से न्यूट्रिएंट नहीं निकल सकता है। तो फिर जो हम लोग चीज खा रहे हैं, अगर उसमें से एनर्जी ही ना निकले, न्यूट्रिएंट ही ना निकले, तो खाने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको, उस खाने को हम लोग उस फॉर्म में तोड़ते हैं जिस फॉर्म से एनर्जी निकल सके, और उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो फॉर्म हमारा होता है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स या वाटर सॉल्युबल फॉर्म। ये एक ऐसा फॉर्म होता है जहां से हमारा बॉडी क्या कर सके, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके और उसमें से एनर्जी को क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। तो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से, एक बिग साइज के फूड मटेरियल से वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तोड़ना, ब्रेक करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा खाया, अगर इतने बड़े रोटी के टुकड़े से आप लोग चाहते हो कि एनर्जी निकल जाए तो ये इम्पॉसिबल है। उस रोटी के टुकड़े को इतना छोटा होना पड़ेगा कि वो वाटर सॉल्युबल हो जाए, वाटर में डिसॉल्व हो सके। जब वो उतना छोटे पार्ट में टूट जाएगा तब उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा हमारा बॉडी, और फिर उस न्यूट्रिएंट से क्या करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। तो ये एक रोटी के बड़े से टुकड़े को उस फॉर्म में तोड़ना जिस फॉर्म में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सके, इस टोटल जर्नी को, इस कंप्लीट आपके एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इस कंप्लीट जर्नी को हम लोग क्या कहेंगे, इस कंप्लीट ब्रेकडाउन को हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेशन के नाम से जानेंगे। अब देखिए, डाइजेशन जो है ये फूड को बेसिकली आपके उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है जिससे हमारा बॉडी जो है उसमें से एब्जॉर्ब कर सके। देखिए, मस्ट एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर डाइजेशन the large food molecules. Physical method include chewing and grinding the food in mouth and chewing, and chemical method include the addition of digestion. देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ केमिकल मेथड का यूज करते हैं। केमिकल मेथड का यूज करने का मतलब कि फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लिए और फिर वहां उस पर डाइजेस्टिव जूस से क्रिएट कर दिया और उसको तोड़ के उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए, तो ये केमिकल मेथड हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इंक्लूडिंग एनिमल्स, कि वो लोग क्या करते हैं, अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल मेथड का मतलब हुआ कि पहले तो उस फूड को चबाओ, चबाने, अपने माउथ में उसको चबा चबा के छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, फिजिकल मेथड हुआ। अब केमिकल मेथड क्या हुआ, तो जब हमारा फूड को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में चबा के अपने बॉडी के अंदर क्या करेंगे, उसको डालेंगे, तो फिर हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में उसको क्या मिलेगा, डाइजेस्टिव जूस मिलेगा। और वो डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, उसके ऊपर केमिकल एक्शन करेगा, और एक्शन करने के बाद उसको और ज्यादा छोटे पार्ट में तोड़ेगा और ज्यादा आपके छोटे साइज में ब्रेक करेगा। दैट इज केमिकल मेथड। तो कुछ ऐसे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के डाइजेशन के लिए फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों का अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकल यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं, जो सिर्फ केमिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास दांत नहीं होता है, मुंह नहीं होता है कि वो चबाएं, तो वो लोग सिर्फ केमिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा नॉलेज था इस डाइजेशन के शब्द को समझने का। अभी हम लोग डाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कितने देर तक होता है, कहाँ पे कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, कहाँ कंप्लीट होता है, कहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट टूटता है। बहुत कुछ हम लोग डाइजेशन के बारे में समझेंगे। लेकिन ये जो अभी नॉलेज आपको हम दिए डाइजेशन का, ये सिर्फ इस डाइजेशन के वर्ड को समझने के लिए था कि डाइजेशन जो है वो होता क्या है। अभी आगे के टॉपिक्स में हम लोग डाइजेशन को बहुत ही डिटेल व्यू में पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब आपका जो तीसरा स्टेप होगा हमारे न्यूट्रिशन का, वो होगा एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो जो आप लोग खाना खाए थे वो खाना चबा भी लिए, तोड़ भी दिए, उसको आपने डाइजेस्ट भी कर दिया। आपने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया।
अब डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे में साइज में चेंज हो गए, यानी एकदम सॉल्युबल फॉर्म में क्या हुए हैं, चेंज हो गए हैं। अब ये जो आपका सॉल्युबल फूड मटेरियल होगा, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही होता है, और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में सिचुएटेड होता है, और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है विल्ली। अब ये विल्ली क्या करता है कि जब हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, जब वो आपका सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ये विल्ली क्या करता है, उस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहां तक पहुंचाने के लिए, सेल्स तक पहुंचाने के लिए। तो जो ये विल्ली हमारे इंटेस्टिनल, ये जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है या सॉल्युबल फूड है, वो हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स के द्वारा या इंटेस्टिनल विल्ली के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे ब्लड में डालने के लिए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए चौथा जो हमारा स्टेप होगा वो होगा एसिमिलेशन का। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे स्टेप होगा एसिमिलेशन का। अब विल्ली क्या किया, हमारे फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एक तरफ से विल्ली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, दूसरी तरफ से विल्ली का जो वेस्ट होता है वो विल्ली हमारे ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टेड होते हैं, यानी कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी जो होता है उससे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो विल्ली क्या करेगा, उस एब्जॉर्ब्ड फूड को ब्लड को दे देगा। ब्लड उस एब्जॉर्ब फूड को कहां लेके जाएगा, आपके बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाएगा। अब ये जो आपका बॉडी के पार्ट्स तक जब ये फूड पहुंचेगा, तो वो फूड आपके बॉडी के पार्ट्स के ईच एंड एवरी सेल में क्या होगा, इंटर करेगा। अब वहां पे जब सेल में ये फूड आपका पहुंच जाएगा, तो फिर वहां पे सेल क्या करेंगे, उस फूड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, उस फूड में से एनर्जी का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और उस एनर्जी को वो लोग अपने ग्रोथ में या अपने रिपेयरिंग में क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। यानी कि एसिमिलेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो हमारे ब्लड के रास्ते हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लाया जाता है। फिर वहां पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो आपका एब्जॉर्ब्ड फूड या डाइजेस्टेड फूड वहां पार्ट के हर एक सेल में जाते हैं। सेल उस एब्जॉर्ब्ड फूड में से एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, और उस एनर्जी का वो लोग अपना यूटिलाइज करते हैं ग्रोथ में, अपने रिपेयरिंग में, एंड दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये हमारा चौथा था स्टेप हमारे न्यूट्रिशन का। अब जो पांचवा स्टेप है वो है इजेशन का। अब ये इजेशन क्या होता है, ठीक है, तो जो भी आप फूड लेते हो, जरूरी नहीं है कि वो टोटल फूड आपका डाइजेस्ट ही हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो टोटल फूड एब्जॉर्ब ही हो जाएगा। वही फूड एब्जॉर्ब होंगे बाबू जो डाइजेस्ट होंगे। तो सारे फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं, वाटर सॉल्युबल के फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। तो चेंज नहीं होते हैं तो आपके एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। अब वो अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो फूड पड़े हुए हैं, तो वो फूड फिर हमारे उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के रास्ते वो लोग चले जाते हैं, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करके और उसको एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उस अनडाइजेस्टेड फूड को सेमी सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फैसेज। अब ये फैसेज जो है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। जब भी आप टॉयलेट जाते हो तो टॉयलेट जाने के बाद आपकी बॉडी से वो फैसेज जो है वो बाहर निकल जाता है। अब यही जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से आपके बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी से बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इजेशन कहते हैं। यही क्या होता है, इजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये आपके 5 स्टेप थे आपके न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, जिनके बारे में आपको बहुत ही छोटा छोटा नॉलेज दिए, जिस अभी समझिए सिर्फ इनके वर्ड के बारे में आपको बताए हैं। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन, इनका डिटेल नॉलेज अभी आपको देना बाकी है, जिनमें हमारा सबसे पहला था इंजेशन, दूसरा था डाइजेशन, तीसरा था एब्जॉर्प्शन, चौथा था एसिमिलेशन और पांचवा था इजेशन का। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। आगे हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कुछ
साधारण से सिंपल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी हमारे दिमाग में या हमारे कानों में सिंपल ऑर्गेनिजम्स का नाम आता है, तुरंत हमारे दिमाग में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स का चेहरा जो है वो सामने आता है। पहला होता है अमीबा और दूसरा होता है पैरामीशियम। क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिजम्स के लिस्ट में इतनी बार हम लोग इस दोनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ चुके हैं 8, 9, 10th क्लासेस में कि सिंपल जब भी आपके ऑर्गेनिजम्स की बात आती है तो यही सामने आता है, सबसे पहले अमीबा ही सामने आता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो कैसे होता है। न्यूट्रिशन का मतलब है कि अमीबा भी क्या करता है, यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी अमीबा क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब कि ये भी क्या करते हैं, इंजेशन का प्रोसेस करते हैं, ये भी क्या करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है, इनके अंदर भी एसिमिलेशन होता है, ठीक है, और इनके अंदर भी आपका इजेशन होता है। ये पांचों प्रोसेस जो है इनके अंदर होता है। जबकि इन पांचों प्रोसेस को करने के लिए कोई स्पेशल ना ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, ना ही कुछ स्पेसिफिक आपके सेल रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि ये यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल के द्वारा ये सारा प्रोसेस जो है उसी सेल के द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है। इंजेशन से लेके इजेशन तक का जो प्रोसेस है वो हमारे अमीबा के इसी सेल, सिंगल सेल के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इनफैक्ट ये आपके 5 स्टेप ही नहीं, अमीबा के अंदर जो मैच्योरिटी आने के बाद, ग्रोथ होने के बाद जो रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं, तो वो भी इसी सेल के द्वारा, सिंगल सेल के द्वारा ही क्या किया जाता है, कंट्रोल या परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, वो बाद की बात है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है इसके बारे में कि हमारे अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेशन का। अब इंजेशन के बारे में समझिए। जब भी अमीबा के बॉडी के पास ऐसा कोई फूड पार्टिकल्स आता है तो सबसे पहले सर कि अमीबा का जो बॉडी है वो किस तरह के फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर इनटेक करता है। तो अमीबा खुद आपका एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक होने के चलते ये बहुत ही छोटे, यानी इनसे भी छोटे जो माइक्रोस्कोपिक आपके एक्वेटिक प्लांट होंगे या जो माइक्रोस्कोपिक आपके एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उन्हीं को ये क्या करेगा, अपने फूड के फॉर्म में कंज्यूम करेगा। तो जब भी ऐसा कोई माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट या माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल इस अमीबा के बॉडी के रेंज में आता है तो ये अमीबा क्या करेगा, उस फूड पार्टिकल्स के पास अपने सूडोपोडिया को इलंगेट कर देगा। जो इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस सूडोपोडिया को बढ़ा देगा और बढ़ाने के बाद इस फूड पार्टिकल्स को दोनों तरफ से क्या करेगा, इन कवर कर लेगा। इन दोनों तरफ से क्या करेगा, इसको बाउंड करेगा। और बाउंड करने के बाद इस फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ से एक वाटर का सराउंडिंग को लेते हुए इसको अपने बॉडी में क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा। इस फूड पार्टिकल्स विथ अ सराउंडिंग ऑफ वाटर इसको अपने बॉडी में क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। अब देखिए ये जो आपका इस फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया है वो किस तरीके से किया है। ये जहां पे वो फूड पार्टिकल्स है वहां पे अपने सूडोपोडिया को ये इलोंगेट किया है और सूडोपोडिया को इलोंगेट करके उस फूड पार्टिकल्स को कवर किया है और विथ अ वैक्यूल्स ऑफ वाटर उसको अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ किया है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन का नाम देते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन। इसीलिए कहा जाता है कि जो अमीबा के अंदर का जो इंजेशन का प्रोसेस है, इस इंजेशन के प्रोसेस में इस अमीबा का जो सूडोपोडिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को क्या करता है, प्ले करता है। क्योंकि अगर सूडोपोडिया नहीं रहता तो इलोंगेट कौन होता, फैलता कौन और उसको अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कौन करता। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारा फूड पार्टिकल्स है ये जब हमारे इस अमीबा के बॉडी के अंदर आते हैं तो ये चारों तरफ से एक आपके सराउंडिंग लेयर का फॉर्मेशन एक वैक्यूल के अंदर आपका आता है जो वाटर का वैक्यूल होता है। और उसी वैक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमारा ये जो है वो फूड मटेरियल है और ये चारों तरफ से जो वैक्यूल है वो क्या आपका फूड वैक्यूल है। ये क्या है आपका फूड वैक्यूल है और ये फूड वैक्यूल जो है बाहर से ही वाटर से के बन के आपका अंदर आता है।
अब जब आपका अमीबा के अंदर ये आपका फूड पार्टिकल्स विद फूड वैक्यूल आ जाएगा, तो अमीबा के बॉडी के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में क्या करेंगे, कुछ डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करेंगे। अब वो डाइजेस्टिव जूस जो है वो इस फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा और इस फूड को पूरी तरीके से अंदर में ही क्या कर देगा, तोड़ देगा। इस फूड को पूरी तरीके से अंदर में ही क्या कर देगा, तोड़ देगा। अब जब आपके डाइजेस्टिव जूस इस साइटोप्लाज्म से निकल के फूड के वैक्यूल के अंदर गए और जाके फूड को तोड़ दिए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन कहेंगे। और उस सब्सटेंस को जो अंदर गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम्स बोलेंगे या डाइजेस्टिव जूस के नाम से जानेंगे। चलिए, डाइजेशन भी हो गया। अब आपके अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन स्टेप्स तीसरा काम है एब्जॉर्प्शन का। तो ये जो आपका फूड मटेरियल्स हमारे वैक्यूल के अंदर टूटे हैं, तो वो आपका वैक्यूल से बाहर निकल के हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस कराएगा ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। जब ये फूड आपका निकलेंगे और हमारे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बोलेंगे। अब ये हमारा साइटोप्लाज्म में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, इस फूड को हमारा न्यूक्लियस जो है या बाकी जो आपकी पार्ट्स हैं हमारे से अमीबा के, वो लोग क्या करेंगे, उस फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। उस एनर्जी को अपने ग्रोथ में यूटिलाइज करेंगे और अपने ग्रोथ में यूटिलाइज करने के बाद अपने साइज को इंक्रीज करेंगे। साइज को इंक्रीज करने के बाद वो अपने आप को उस लायक बनाएंगे कि वो अपने आप को डिवाइड करके रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा क्या, एसिमिलेशन। ये जो प्रोसेस है इसको कहलाएगा क्या, एसिमिलेशन। यानी कि जो ये फूड आपका टूट के बिखर चुका, उस फूड में से न्यूट्रिएंट या एनर्जी को प्रोड्यूस करके देन अपने ग्रोथ में लगाना, अपने साइज को इंक्रीज करना, अपने न्यूक्लियस को मैच्योर करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब ऐसा नहीं है कि जितना भी फूड ये लोग इनगल्फ किए थे ये टोटल फूड क्या हो जाएगा, ये टोटल फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। कुछ फूड जो है वो आपके अनडाइजेस्टेड फॉर्म में किसी पर्टिकुलर कॉर्नर में जाके आपके कलेक्ट हो जाते हैं। अब वहां पे क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो वहां पे सेल मेम्ब्रेन हल्का सा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये इसमें आपके बॉडी से क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा इंजेशन से लेके और इजेशन तक ये कंप्लीट पांचों प्रोसेस हमारे इस अमीबा के बॉडी के अंदर के सिंगल सेल के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। अब एक और आपका दूसरा सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है पैरामीशियम या हाइड्रा भी होता है। तो हम लोग बात करेंगे हाइड्रा के बारे में। तो देखिए हाइड्रा का कुछ स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है इसके बारे में आपको समझाते हैं। हाइड्रा का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है जिसके बॉडी के आउटर पार्ट में बहुत सारे आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो निकले होते हैं। ये आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सीलिया। इसको क्या बोलेंगे, सीलिया। और ये हाइड्रा का क्या होता है, माउथ होता है। ये हाइड्रा का क्या होता है, माउथ होता है। अब जब ये हाइड्रा के पास कोई आपके फूड मटेरियल्स आते हैं तो ये हाइड्रा का सीलिया क्या करता है, अपने आप को आगे पीछे रोटेट करते रहता है, अपने आप को आगे पीछे मूव करता रहता है और उस फूड पार्टिकल्स को अपने हेयर्स में फंसा के, अपने सीलिया में फंसा के और आगे पीछे रोटेट मूवमेंट करने के साथ उसको कहाँ लेके चले आते हैं, इस माउथ के पास लेके चले आते हैं। और फिर उस माउथ से वो आपका फूड पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाता है, इनगल्फ हो जाता है। और इनगल्फ होने के बाद फिर वो इस हाइड्रा के बॉडी के अंदर जाके और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद इसमें डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है। तो ये बस आपको नाम जानना था कि इस हाइड्रा में कौन सा ऐसा इसका बॉडी पार्ट है जो इसको क्या करता है, फूड को हमारे इसके अंदर क्या करता है, इंजेस्ट करता है। तो जैसे आपका अमीबा में स्यूडोपोडिया था वैसे ही हाइड्रा में क्या होता है, सीलिया होता है। चलिए दूसरा है आपका न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अब हम लोग अभी तक दो सिंपल
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाने थे। अब हम लोग बात करेंगे हमारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रकार से आपका होता है। अब देखिए, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, जिसमें हमारे ह्यूमन बीइंग आएंगे, ग्रासहोपर आएंगे, फिश आएंगे, फ्रॉग आएंगे, बहुत सारे जितने भी एनिमल्स है वो सब कुछ आएंगे। इनके अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो हमारा कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से आपका कंप्लीट होता है। और ये जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है और वो सब सिस्टम कुछ ना कुछ ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से ही मिल के बना होता है। और वो सारे ऑर्गन्स जो है वो एक खास प्रकार के प्रॉपर्टी की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं, एक खास प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए वो एक खास कैटेगरी के सिस्टम में आते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। इन सब में आपके अलग अलग ऑर्गन्स आएंगे जो एक खास प्रकार के फंक्शन की तरफ क्या करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके कुछ ऑर्गन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिनका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। इन सब ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन को से आपका क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो से बहुत सारे होते हैं, तो सबके अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन को पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग अपने मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर के न्यूट्रिशन को तो पढ़ेंगे, लेकिन एक खास प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल को लेते हुए, और वो होगा कौन, तो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को हम लोग मल्टी सेलुलर, एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल मान के और अपने कंप्लीट इस न्यूट्रिशन के स्टेप को फ्रॉम इंजेक्शन टू इंजेक्शन कंप्लीट अपने ह्यूमन बीइंग पे ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले जो उसमें यूज होने वाले कुछ आपके टर्म्स है उनके बारे में हमको समझना होगा। तो देखिए, उसी कंसेप्ट के लिए आपका पहला कंसेप्ट आता है कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है, एक लंबा सा ट्यूब होता है। कहां से, आपके माउथ से आपके एनस तक, एनस यानी कि आपका एक्सक्रेटरी पार्ट, जहां से आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। तो आपके माउथ से आपके एनस तक एक लंबा सा ट्यूब आपका गुजरा हुआ होता है, जिसमें आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो फूड का आपका पॉसिबल होता है। उसी लंबे से ट्यूब में वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका टेक प्लेस होता है, उसी के अंदर आपका होता है। एंड दैट लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। उस लंबे से ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल, या सिंपल उसको हम लोग क्या कहेंगे, गट के नाम से जानेंगे। वो हमारे माउथ से लेके हमारे इस फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक गया है। एंड दैट लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। और इसी एलिमेंट्री कैनल में फूड का डाइजेशन एंड फूड का एब्जॉर्प्शन दोनों आपका काम होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कि ये हम लोग अपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि इंजेक्शन में हम लोग फूड ले लिए, इंजेक्शन बन गया, डाइजेस्ट अगर हो गया तो एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट। लेकिन सबसे ज्यादा हमको चर्चा करना है कि जो उस कॉम्प्लेक्स फूड को आप इतने बड़े रोटी के टुकड़े को खा रहे हो और वो रोटी का टुकड़ा एक सिंपल वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो इस कंप्लीट जर्नी के बारे में हमको स्टडी करना है। और इस कंप्लीट जर्नी में जो जो भी आपके ऑर्गन आपके इन्वॉल्व होंगे, उनसे बना हुआ जो सिस्टम होगा वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम स्पेशली बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ उसके आने वाले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपके एलिमेंट्री कैनल और कुछ आपके ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है। यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल आएंगे और उस एलिमेंट्री कैनल में आपके बहुत सारे ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे और उस एलिमेंट्री कैनल में ही बहुत सारे आपके ग्लैंड है वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जो जो ऑर्गन आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है उसको एक सीक्वेंस में आपको हम बताने का प्रयास किए हैं। सबसे पहला माउथ,
फिर इसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपके ऑर्गन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होंगे, एक सीक्वेंस तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। फिर अब आ जाइए कुछ ग्लैंड भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लैंड कौन कौन से हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे? तो उनमें आपका आएगा सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के ही अंदर होता है, लीवर, पैनक्रियाज, ये आपके कुछ ग्लैंड हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करेंगे जिससे हमारा डाइजेशन जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ये कुछ ऑर्गन के नाम थे और ये कुछ ग्लैंड के नाम थे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको हम प्री नॉलेज दे रहे हैं, ये हम आपको प्री नॉलेज दे रहे हैं, प्री कंसेप्ट दे रहे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए। क्योंकि अब जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो उस वक्त आपको हम ये नहीं बताएंगे बाबू कि हमारा माउथ, हमारा इसोफेगस, स्टमक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, आपको हम ये नहीं बताएंगे कि हमारा सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज हमारा ग्लैंड है। ये सब आपको पहले से जानना है, समझना है कि हमारे ऑर्गन कौन कौन से हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे और ग्लैंड कौन कौन से हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे। और ये दोनों कहां पे होते हैं? तो ये दोनों हमारे एलिमेंट्री कैनल में होते हैं जो हमारे माउथ से हमारे एनस तक रन करता है। अगर इसके लेंथ का बात करें तो ये लगभग 9 मीटर लंबा ट्यूब होता है। और ये चूंकि अब 9 मीटर का तो हमारा बॉडी में नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ये जो आपका कैनल होता है, एलिमेंट्री कैनल, ये आपका क्वाइलिंग के शेप में बहुत जगह होता है जिसके चलते इनका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अब बहुत जितने भी आपके ग्लैंड्स के डक्ट हैं, डक्ट जो हमारे ग्लैंड्स के डक्ट है जहां से आपका डाइजेस्टिव जूस निकलेगा या बाहर निकलेगा, वो सारा डक्ट कहां आके ओपन होता है? इस एलिमेंट्री कैनल में ओपन होता है। क्यों? क्योंकि वो सारा आपका डक्ट एलिमेंट्री कैनल में ओपन होगा, तभी उस ग्लैंड से निकले हुए डाइजेस्टिव जूस आपके कहां आके इंटर करेंगे, एलिमेंट्री कैनल में इंटर करेंगे, जो हमारे फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब ये सब आपका था एक प्री नॉलेज जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जरूरी था। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे अपने इस 5th पार्ट को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे और इससे आगे का जो कंसेप्ट यानी जो हमारा कंप्लीट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या इजेशन इन ह्यूमन बीइंग है, इस कंप्लीट नॉलेज को हम लोग अपने पार्ट 6 में अच्छे तरीके से, डायग्रामेटिक तरीके से, डायग्राम का हेल्प लग के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस पार्ट को यहीं क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम लोग अपने नए पार्ट में जो कि हमारा होगा पार्ट 6। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करिए।